गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा था अणु, परमाणु और तत्व। उसमें हमने तत्व की परिभाषा, परमाणु, अणु और उससे संबंधित आपको मैंने 1 से 20 तत्व जिनके बारे में हमें परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सभी संरचनाएं समझनी हैं। उसके बाद आगे इसी लेसन के आज आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, जिसमें कुछ 2-3 परिभाषाएं और रह गई थी। पहले वो देखिए आप। जैसे पहली परिभाषा दे रखी है मोलर द्रव्यमान। 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान। यदि हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 1 ग्राम पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इसी के साथ हमारा एक छोटी सी परिभाषा और रह गई थी, मोल संकल्पना या मोल कंसेप्ट क्या है। मोल से अभिप्राय है, जिस प्रकार हम देखते हैं, हमने 1 दर्जन के बारे में सुना है कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं या 12 कण आते हैं। एक ब्रूस है, इसमें 144 वस्तुएं कंसीडर करते हैं। उसी प्रकार से परमाणु, तत्व, यौगिक, आयन, इन सभी के जो आगे के जो टॉपिक्स हैं या इनकी जो आगे परिभाषाएं दी जाती हैं, उनमें ग्राम परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या मोलर द्रव्यमान या अणु भार से हम इनके द्रव्यमान को प्रदर्शित नहीं कर सकते। इनके लिए एक नई संकल्पना प्रस्तुत की गई, जिसे हम कहते हैं मोल संकल्पना। इसका अभिप्राय है कि 1 मोल में उस पदार्थ के 6.022 10⁻23 कण या संख्या होते हैं। चाहे वह पदार्थ कण से बना है, आयन से बना है, परमाणु से बना है, उसमें 1 मोल में उस पदार्थ के इतने कणों की संख्या या इतने परमाणु पाए जाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम बात करें कि जैसे हम देखते हैं 1 यू का मतलब जो हमने 1 यूनिट मास या 1 परमाणु भार इकाई ली है, यूनिट। इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। जबकि 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात करें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 मोल होती है। तो अब अगर 1 मोल में पूछे जाए कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो इनकी संख्या होती है 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु। ये उस कंडीशन में है जब हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन में पूछे गए हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो हमने इतनी बताई। अगर इसी के साथ हमसे ये पूछ लिया जाए कि 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए या इसके मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो आप 6.022 10⁻23 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे? इसमें परमाणुओं या कणों की संख्या 6.022 10⁻24 परमाणु या कण किस में होंगे? ये 10 ग्राम हाइड्रोजन में। उसी प्रकार से हम 16U, यानी हमने परमाणु भार ऑक्सीजन का याद किया है 16, तो 16U में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 1 परमाणु होता है। जबकि 16 ग्राम में कितने परमाणु होंगे? 1 मोल। और 1 मोल में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.022 10⁻23। तो इसी से संबंधित आपसे पूछ लिया जाए कि 5 मोल ऑक्सीजन परमाणुओं में कणों की संख्या या ऑक्सीजन की परमाणुओं की कितनी संख्या है, तो आप संख्या निकालेंगे कैसे? 6.022 10⁻23 को 5 से गुणा करना है। आपके पास जो आंसर आएगा वह क्या होगा कि 5 मोल ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। आगे हमारा पहला प्रश्न है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिक्रिया करते हैं, तो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट और 9.9 ग्राम जल बनता है। तो आपको सिद्ध करना है कि यह जो समीकरण दी हुई है यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सही है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जितने अभिकारक भाग लेते हैं उनका अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होता है, अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले उत्पाद में भी सभी उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के समान रहता है। अर्थात
हमेशा द्रव्यमान संरक्षित रहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि द्रव्यमान न तो सृजित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात हमेशा द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो ये हमारा प्रश्न था कि 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। तो 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में आपको सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसे कैसे लिखेंगे, Na2CO3 प्लस 6 ग्राम क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, यहाँ बन रहा है हमारे पास CH3COONA, सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस जल। तो इनका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम। 5.3 और 6 ग्राम जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ द्रव्यमान कितना बनेगा, 5 और 6 11, यानी 11.3 ग्राम। उत्पाद का हम द्रव्यमान देखते हैं, आपके पास है 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9। तो आपके पास यहाँ कितना बन रहा है द्रव्यमान, 11 और 2 13, 1 कैरी हुआ यहाँ, 9 और 2 11, कितना बन गया टोटल, यहाँ भी आपके पास 11.3 ग्राम। तो हमारे पहले प्रश्न में पूछा गया है, एक आपको समीकरण दी है, समीकरण में पूछा है क्या इस समीकरण का द्रव्यमान संरक्षित है या नहीं। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर है कि इस अभिक्रिया के लिए द्रव्यमान हमेशा संरक्षित है। क्यों है, क्योंकि हमने अभिकारकों का द्रव्यमान है उसका योग किया, हमारे पास है 11.3 ग्राम। दिए हुए उत्पाद हैं उनके द्रव्यमानों का योग किया, हमारे पास कितना आया, 11.3 ग्राम। दोनों द्रव्यमान इक्वल है, इसका मतलब है कि इस प्रश्न के अनुसार या पूछे गए प्रश्न में द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू होता है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड है हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका द्रव्यमान 1:8 के अनुसार, कैसे, 1:8 के अनुसार ये दोनों संयोग करते हैं और क्या निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो हमें 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करने के लिए आवश्यक O2 गैस के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। तो आप देखिए विद्यार्थियों कि हमारे पास यहाँ 1 ग्राम क्या बन रहा है, हमारे पास जल बन रहा है। तो 1 ग्राम जो हाइड्रोजन गैस है उसके साथ क्रिया करने के लिए, यहाँ एक ही है ना हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करने के लिए कितने ऑक्सीजन है आपके पास, 8 ग्राम। कितने हैं, 8 ग्राम। अब आपको चाहिए 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो इसके लिए आप कितने निकालेंगे, यहाँ 8/1 गुणा में 3। तो कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है आपको, 24 ग्राम। कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है, 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो डाल्टन के नियम के अनुसार देखिए हमारे पास, हमें पता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पूछा है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी देखा हमने कि अभिकारकों के द्रव्यमान का योग हमेशा उत्पाद के द्रव्यमान के योग के बराबर रहता है, यही कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो डाल्टन का कौन सा अभिग्रहित इस बात को फॉलो करता है, इस बात को फॉलो करता है, डाल्टन ने कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजन हो सकता है और न ही यह नष्ट हो सकता है या विनाश हो सकता है। तो इसी प्रकार द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है यानी निर्माण किया जा सकता है, न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। जितना द्रव्यमान हम अभिकारक में लेते हैं उसी से संबंधित हमारे उत्पाद में भी उतने ही द्रव्यमान के उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे यहाँ 3 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा हमने पहली क्लास में भी देखी थी कि कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को हम मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। फिर से देखिए कि कार्बन 12 जो समस्थानिक है उसे
एक आइडियल समस्थानिक या आइडियल परमाणु बाहर निकालने के लिए माना गया है ऑथेंटिक कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान माना जाता है। इसी भाग से तुलना करते हुए अन्य सभी तत्वों के परमाणु भारों को निकाला गया है। फिर से देखिए आप, कार्बन 12 का जो समस्थानिक है उसके एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग द्रव्यमान के साथ तुलना करते हुए अन्य सभी तत्वों के परमाणु भारों को या परमाणु द्रव्यमानों को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है। परमाणु है अविभाज्य सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म कण है जिसे हम हमारी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद का जो हमारा प्रश्न है वह है कि हमें कुछ यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने हैं। इसी के साथ हम बीच में एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, तत्वों की परमाणुकता। हमारी आवर्त सारणी में 118 तत्वों की चर्चा हुई, जिसमें से तत्व हैं उनकी परमाणुकता अलग अलग है। जैसे बहुत से तत्व हैं जो एक परमाणुक अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी चर्चा हम करें तो हमारे पास है उत्कृष्ट गैसें। कौन है? उत्कृष्ट गैस, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सभी एक परमाणुक अवस्था में हमेशा पाई जाती है। इस द्विपरमाणुक अवस्था में O2, H2, Cl2, N2। इसी प्रकार हम देखें चतुर्परमाणुक हमारे पास होता है P4। तो ये तत्वों की परमाणुकता होती है जिसमें अधातु, धातु है, इन्हें अलग अलग वर्गीकृत किया गया है जो एक परमाणुक, द्विपरमाणुक या बहुपरमाणुक अवस्था में पाए जाते हैं। अब इनमें से धात्विक तत्व कौन से हैं और अधात्विक कौन से हैं। हम धातु की बात करें तो धातु इसमें कौन कौन सी हैं? आर्गन और नियोन। और धातु कौन सी होगी इनमें? अगर हम अधातु की बात करें तो ऑक्सीजन भी अधातु है, Cl2 भी अधातु है, N2 भी अधातु है और P4 भी क्या है? अधातु है। अब धातु में एक परमाणु तत्व है सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सभी एक परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। इनका आपको डिटेल से अध्ययन करने के लिए हमारी बुक में सारणी दी गई है। सारणी आप 3.3 जरूर याद करें। कौन सी सारणी याद करनी है आपको? सारणी 3.3, जिसमें बताया गया है धातु और अधातु में एक परमाणु, द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुक तत्व कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमें अध्ययन करना है रासायनिक यौगिकों के सूत्र। इसमें कुछ यौगिकों के नाम दिए गए हैं जिनके हमें सूत्र बताने हैं, और ये सूत्र याद करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी टेबल है जो मैंने बहुत बार आपको प्रैक्टिस करवाई है। तो उस टेबल को मैं यहाँ अब दोबारा नहीं करवाऊँगी, वो आपको अपनी बुक से जो पहले करवा रखी है वहीं से दोबारा करनी है। केवल उससे संबंधित जो ये प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न आपको मैं करवाती हूँ। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है सोडियम ऑक्साइड। क्या पूछा गया है? सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। हम पहले प्रश्न लिख लेते हैं। पहला है हमारे पास सोडियम ऑक्साइड। दूसरा प्रश्न पूछा गया है यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। तीसरा प्रश्न है हमारा यहाँ सोडियम सल्फाइड। और चौथा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले इनमें इनके क्या क्या आवेश हैं? आवेश के लिए आप देखिए, सोडियम होता है Na+, ऑक्साइड होता है O-2। एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम Al+3, क्लोराइड होता है Cl-1। सोडियम Na+, सल्फाइड S-2, मैग्नीशियम Mg+2, हाइड्रोक्साइड OH-। Na+, यहाँ आप Na+ लिखेंगे, यहाँ O-2। जब Na और O-2 से जब आप यौगिक बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ Na हमेशा धन भाग को हम पहले लिखते हैं या धात्विक भाग पहले आएगा और अधात्विक भाग को हम बाद में। अधातु के ऊपर जो आवेश है ऋण आवेश, उसे धात्विक के साथ लगाना है, और जो धात्विक का आवेश है वो अधात्विक। और हमेशा जब हम इस तरह से यौगिक बनाएंगे तो जो +1 या -1 का जो आवेश है, एक जो संख्या है उसे कभी नहीं लिखते।
एक संख्या कभी नहीं लिखते, समान आवेश वाली संख्या भी कभी नहीं लिखते। ये रासायनिक यौगिक लिखने के कुछ नियम होते हैं, जिनमें पहले हमेशा धात्विक भाग को लिखा जाता है, बाद में अधात्विक भाग। उसी के बाद अगर +1 या -1 आवेश है तो उस आवेश की संख्या को कभी नहीं लिखना है, और अगर समान आवेश है तो उस समान आवेश वाली संख्या भी नहीं लिखनी है। तो अब अगला देखिए, यहाँ है Al+3, यहाँ है Cl-, तो इससे क्या बनेगा, यहाँ AlCl3। ऐसा क्यों बना, क्योंकि Cl के ऊपर क्या है, -1 है, जिसे हम कभी नहीं लिखेंगे। हो गया ये आंसर। नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड, Na+S-2, यौगिक क्या बनेगा, Na2S, और यहाँ ये S के साथ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ +1 संख्या है। अब बात की जाए मैग्नीशियम की, तो आप देखिए यहाँ मैग्नीशियम +2 है, OH-, ये OH एक साथ एक मूलक है, तो आप यौगिक लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ 1 है तो 1 इसके साथ मेंशन नहीं होगा, जबकि +2 है, ये OH के साथ जाके OH होल ट्वाइस बनाएगा। तो इस प्रकार ये रासायनिक यौगिकों के 4 यौगिकों के सूत्र हमने यहाँ पर नोट कर दिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि अब कुछ यौगिक दिए गए हैं, उनके आपको क्या बताने हैं, नाम बताने हैं। है Al2SO4 होल थ्राइस, इस यौगिक का आपको नाम बताना है। तो आप देखिए क्या नाम बनेगा, पहले हम धात्विक नाम लिखेंगे एल्यूमिनियम। आपको ये मूलक याद करवाए थे, इस मूलक का नाम क्या होता है, सल्फेट। तो यहाँ क्या बनेगा, ये एल्यूमिनियम सल्फेट, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है CaCl2, CaCl2 ये यौगिक, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम। आपको वो 1 से 20 तत्व याद करने ही है, उसी में आपको ध्यान में रहेगा कि कैल्शियम, Ca का किस नाम से लिखा जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम Cl क्या होता है, क्लोराइड। जब मूलक बनता है तो इसका नाम होता है क्लोराइड, और जब हम तत्व या परमाणु लिखते हैं उस कंडीशन में इसका नाम होता है क्लोरो। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल K2SO4, तो इसका नाम क्या बनेगा, पोटेशियम। SO4 को हम अभी नाम लिखा है सल्फेट, पोटेशियम को किस नाम से जाना जाएगा, सल्फेट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है KNO3, क्या है, KNO3, तो यहाँ नाम क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होगा ये, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है CaCO3, कौन सा है, CaCO3। Ca को इंडिकेट किससे करते हैं, कैल्शियम, और CO3 को हम क्या लेते हैं, कार्बोनेट। तो आपके पास क्या बना, ये कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये था हमारे पास रासायनिक यौगिकों के सूत्र, नाम से सूत्र बनाए थे हमने। दूसरा प्रश्न था आपको यौगिकों के सूत्र दिए हुए हैं, उससे हमने नाम लिखा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र, उसमें उपस्थित संगठक यानी वो किन से मिलकर बना है, कौन से उसमें तत्व है, कौन से आयन है, यह प्रदर्शित करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ एग्जाम्पल दिए, उसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो आपको सूत्र देखकर बताना है कितने परमाणु। तो आप ये देखिए, आपके पास ये सूत्र है H2S। H2S में कितने परमाणु हैं, तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और सल्फर का 1 परमाणु है। इसी प्रकार आपको दिया हुआ है एक फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन में आपसे पूछा गया, ये होता है फॉस्फेट आयन मूलक है, एक बहुपरमाणु मूलक है। इसका सूत्र ये है, इसमें आप देखिए फॉस्फोरस कितने हैं हमारे पास, 1, और ऑक्सीजन कितने हमारे पास यहाँ 4। तो ये इजी सा इक्वेशन पूछा गया है कि फॉस्फेट आयन में कितने परमाणु हैं। तो कितने हैं, 4 ऑक्सीजन के हैं और फॉस्फोरस का 1 है। अगर टोटल पूछ लिया जाए तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5, और अगर अलग अलग पूछा है तो ये हो गए अलग अलग। यहाँ टोटल पूछा जाए तो 2 और 1 कितने हो गए, यहाँ पर 3। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जो जितना भी हमारा 4 या 5 चल रहा है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न ये है कि हमें कुछ यौगिकों के नाम दिए हुए हैं और हमें उनका क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए विद्यार्थियों आपको कम से कम 1 से 20 तत्वों के परमाणु भार पता होने चाहिए। पहला है H2, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का परमाणु भार होता है 1 ग्राम। H2 यानी 2 गुणा में 1 ग्राम, तो कितना हो जाएगा ये 2 ग्राम आणविक द्रव्यमान या आणविक भार। अब ग्राम को हम यूनिट U के मात्रक के रूप में भी यहाँ शो कर सकते हैं। सेकंड है O2, 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, कितना होता है बच्चों, 16 यूनिट। तो 2 है तो 16 × 2 कितना हो गया, 32 इकाई।
उसके बाद CH3OH, यहाँ कार्बन का होता है 12 गुणा में 1, संख्या कितनी है 1, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, संख्या कितनी है 3, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, संख्या है 1, प्लस हाइड्रोजन का फिर से 1 गुणा में 1। अब आप टोटल कीजिए, तो यहाँ 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, आप टोटल कीजिए। C2 12 गुणा में 2 प्लस 4 हाइड्रोजन है गुणा में 1 बराबर, तो कितना हो गया 24 प्लस 4, कितना हो जाएगा आपके पास ये। नेक्स्ट नाइट्रोजन का होता है 14 गुणा में 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 है, 1 ग्राम को 3 से गुणा करेंगे तो 14 प्लस 3 यूनिट, तो कितना हो गया ये 17 यूनिट। तो इस प्रकार ये आप दिए गए यौगिकों के आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो आज हमने 5-7 जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, आपको PDF मिल जाएगी और इनका रिवीजन भी करना है, क्योंकि जब भी हमारा आगे टेस्ट शेड्यूल आपको जारी होगा उस टेस्ट शेड्यूल में मेरा पहला लेसन यही होगा, अणु और परमाणु, और जितना मैंने अब इन क्लासेस के दौरान करवाया है क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे। उसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों ये है कि आप धातु और अधातु की जो मैंने आपको टेबल करवाई थी, जिसमें हमने धनायन और ऋणायन को आपस में जोड़ते हुए जो रासायनिक यौगिक बनाने सीखे हैं, उसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।